तो इस क्लास में ना हम देखने जा रहे हैं कि कैसे विजुअल स्टूडियो के अंदर में हम लोग ASP.NET के पेजेस को बनाएंगे, डेवलप करेंगे। तो फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू ओपन विजुअल स्टूडियो। मेरे पास 2022 है अगर आपके पास 19 है 17 है तो सेम मैकेनिज्म आप जो मैं अभी बता रहा हूँ आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट न्यू पे एप्लीकेशन। अब ये क्रिएट न्यू क्या है, इससे पहले भी देखो जो चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ये आपका फर्स्ट पेज है कि जब भी आप विजुअल स्टूडियो ओपन करते हो सबसे पहले आपका आता है आपका स्प्लैश फॉर्म। स्प्लैश फॉर्म जो होता है वो आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट का नाम क्या है और किसने बनाया है। वहाँ लिखा था माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एंड उसके नीचे आपने देखा होगा लिखा था विजुअल स्टूडियो 2022 उसका वर्जन। उसके बाद ये वाला स्क्रीन आएगा, ये आपको बताता है कि आपने जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं टुडे, येस्टरडे, दिस वीक, दिस मंथ, वो सारा चीज़ आपको वन एट अ टाइम एक्सप्लोर करके देता है। आपको किसी भी आप प्रोजेक्ट को खोलना है तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे, वो ब्राउज हो जाएगा पूरी तरह से। सेकेंड, आप राइट साइड में देखो गेट स्टार्टेड है। गेट स्टार्टेड के अंदर में सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है क्लोन अ रिपोजिटरी। आप अपना, क्योंकि जो मेरा एप्लीकेशन है, जो वेब एप्लीकेशन हम डेवलप करने जा रहे हैं, हो सकता है कि वो उसके लिए हमने पहले से ही एक सर्वर स्पेस परचेस किया हुआ हो। जैसे कोई भी एक वेबसाइट होती है तो उसका एक डोमेन होता है और एक होस्टिंग होती है। तो हो सकता है कि आपने कोई डोमेन या होस्टिंग परचेस की हुई हो, तो उस केस में आप अपने रिपोजिटरी पे भी इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हो। दूसरा है ओपन प्रोजेक्ट और सोल्यूशन। कोई एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, कोई एक सोल्यूशन बनी हुई है, कोई भी प्रोजेक्ट को हम सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, कोई सी को हम ओपन कर सकते हैं। आप चाहो तो फोल्डर के थ्रू ओपन कर सकते हो। और ये ऑप्शन है आपका क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यू कैन क्लिक हियर ना। उसके बाद आप अब यहाँ पे बात आती है कि आपको प्रोजेक्ट बनाना क्या है। क्यों? क्योंकि वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू डिज़ाइन एप्लीकेशन। हमारे पास वेब एप्लीकेशन है, विंडोज़ है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैक है, ये सारे एप्लीकेशन आपके पास में है। तो ये एप्लीकेशन को आपको डेवलप करने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए आप किसी एक लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम कौन से एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं। अभी में हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे C# सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग अगर आपके पास में ऑलरेडी आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आपके पास ये दिख जाएगा यहाँ पे। अगर नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे ASP.NET फ्रेमवर्क आप ऊपर लिखोगे ASP.NET फ्रेमवर्क, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे नीचे आपके पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ASP.NET फ्रेमवर्क, .NET फ्रेमवर्क, C# विंडोज़ क्लाउड और वेब। C# के थ्रू आप विंडोज़ क्लाउड और वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। नीचे ये इसके अंदर में टेस्ट है, वेब ड्राइविंग है, इस पर नहीं करना आपको। यहाँ पे देखो सेम एप्लीकेशन को लैंग्वेज यानी दूसरी लैंग्वेज के थ्रू, विजुअल लैंग्वेज के थ्रू, विजुअल बेसिक के थ्रू भी हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल ये सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन का नाम के लिए। आपने कोई भी XYZ नाम ले लिया, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। क्रिएट पे क्लिक किया, फिर आपके पास ऑप्शन आता है एम्प्टी का, वेब फॉर्म का, MVC का। तो आप यहाँ पे फ़िलहाल वेब फॉर्म सेलेक्ट कर लो ताकि मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में। वेब फॉर्म में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे डिपेंडेंसीज़ होती हैं एप्लीकेशन की जो कि एक एप्लीकेशन के लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है, वो उसके अंदर होती है। जैसे कि आपका एक्सटेंशन हाइड है, जैसे आप उसको रन कराओगे ना तो उसका जो एक्सटेंशन आता है ASPX वो आपको नहीं दिखेगा वहाँ पे। एम्प्टी के अंदर में वो आपको ब्लैंक बिल्कुल स्क्रैच लेवल पे मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करो तो वेब फॉर्म ले लो, ठीक है, जो कि आपको डायनामिक वेबसाइट्स बनाएगा। बाकी हम इस पर फिर हम आगे करेंगे। फ़िलहाल हम इस पर वेब फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट पे जाते हैं। जैसे क्रिएट पे जाएंगे तो जो मेरा वेब एप्लीकेशन 38 के नाम से जो मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था उसके नाम से ये जितने भी अभी चाहिए इनको रिसोर्सेज, जो नेम स्पेस इनको चाहिए, जो मैंने आपको बताया था फ्रेमवर्क होता है, नेम स्पेस होता है, जो इनको इनिशियल लेवल पे जो सारी चीज़ें चाहिए वो आपको इसमें ऐड ऑन करके दिखा देगा एक आपके पास प्रोजेक्ट लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो आप देखो आपके पास एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है अभी, जिसका नाम है वेब एप्लीकेशन 38। एक पूरा इन्वायरमेंट है, इसको लोग कहते हैं IDE। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये ओवरव्यू पेज है, इसको आप बंद कर दो। अब ये पूरा इन्वायरमेंट है वो IDE बोला जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक ऐसा एक इन्वायरमेंट है जिससे यूज़र को आपके थ्रू इंटीग्रेट किया गया है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ा गया है। हाउ? पहले बहुत एक पेज को बनाना बहुत डिफिकल्ट होता था, हम HTML की कोडिंग हमें आनी ज़रूरी था हमारे लिए,
CSS हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था पेज बनाने के लिए, जावास्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंसी हमारे अंदर में थी कि अगर आपको वो नहीं आते हैं तो आपको पेज आप डेवलप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप उसके बिना भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? तो विद द हेल्प ऑफ दीज टूल बॉक्स है, इन टूल बॉक्स वी हैव वेराइटीज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, बटन, सब कुछ। इन प्रॉपर्टीज विंडोज वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इन सोल्यूशन एक्सप्लोरर वी हैव द सोल्यूशन ऑफ एंटायर एप्लीकेशन। जितने भी एप्लीकेशन के अंदर में पेजेस आपके बने होंगे, जितने फोल्डर्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे, एवरीथिंग इज देयर। इफ यू वांट टू व्यू एनीथिंग हियर यू कैन ओपन इट। जैसे मुझे सपोज कर लो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का पेज एक बना हुआ है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो डिफ़ॉल्ट पेज विल ओपन हियर, डिफ़ॉल्ट पेज इज ओपन हियर। और जैसे ये पेज आपको दिख रहा है, इसके दो पार्ट दिख रहे हैं, एक सोर्स और दूसरा डिज़ाइन। अगर मैं डिज़ाइन से इस पेज को डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो मैं डिज़ाइन से भी कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। और अगर मैं सोर्स पे क्लिक करूँगा तो मैं सोर्स के थ्रू यानी कि HTML के थ्रू भी इस पेज को डिज़ाइन कर सकता हूँ। एंड एवरीथिंग इज विजिबल इनसाइड द सोल्यूशन एक्सप्लोरर। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो इसके साथ में जो ये एप्लीकेशन आपके पास ओपन होके आया, इसके साथ में कुछ फाइल्स भी मेरे पास आई हैं, कुछ फोल्डर्स भी दिख रहे हैं आपको। ये फोल्डर्स हैं, कुछ फाइल्स हैं जिसमें देखो ASPX नज़र आ रहा है। ASPX का मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेजेस एंड एक्सपोर्ट एक्सटेंडेड। ये 3 पेजेस आपके पास में एक बने हुए हैं, डिफ़ॉल्ट, कॉन्टैक्ट और अबाउट। और 1, 2, 3 पेजेस बने हुए हैं, वो मास्टर पेज के थ्रू बने हुए हैं। इसका नाम है site.master, यानी कि एक site.master के पेज थ्रू ये 3 पेजेस बने हुए हैं। अगर मैं इस पेज को अभी इस एप्लीकेशन को मैं रन कराता हूँ तो ये देखो यहाँ पे IIS लिखा हुआ है, IIS एक्सप्रेस, यानी कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये एक वेब ब्राउज़र, एक वेब सर्वर है। ये एक वेब सर्वर है जो आके से आपके एप्लीकेशन को क्या कराता है, एग्जीक्यूट कराता है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, HTTP लोकल होस्ट। लोकल HTTP क्या है? एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो कि आपको लोकल होस्ट पे, लोकल इसको, ये जो एप्लीकेशन है आपने लोकल होस्ट पे होस्ट किया है, अभी अपने सर्वर पे नहीं डाला है। तो लोकल होस्ट में एक पोर्ट नंबर होता है, हर एक होस्ट का एक पोर्ट होता है। तो इसका पोर्ट का नंबर क्या है? 44381। और उस पोर्ट के अंदर में जो मेरी एप्लीकेशन है उसका नाम है डिफ़ॉल्ट। तो ये देखो एक डिफ़ॉल्ट का पेज आ गया, एक अबाउट का पेज है और एक कॉन्टैक्ट का पेज है। मैंने आपको 3 पेजेस बताए थे वहाँ पे। ये तीनों पेजेस मास्टर पेज के थ्रू बने हुए हैं एंड एवरी पेजेस हैज़ द 2 पार्ट। अगर मैं इस पेज पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा व्यू कोड, व्यू पेज सोर्स, तो ये HTML की वो वाली कोडिंग यहाँ पे खुल के आ गई जो यहाँ पे आपकी थी, क्लाइंट साइड का पेज। यानी क्लाइंट साइड का पेज कैन बी व्यू बाय द यूज़र। पहले क्या होता था कि ये दोनों चीज़ दोनों पेजेस एक ही जगह पे होती थी, एक ही पेज पे होता था, यानी इसी क्लाइंट साइड पेज पे। तो जो प्रोग्रामर है, जो हैकर है, इफ़ यू वांट टू व्यू द कोड, वो सारा कोड यहाँ से देख लेता था और एक नया पेज बना लेता था। .NET ASP.NET के अंदर में हम लोगों ने क्या किया, अपना प्रेजेंटेशन और अपना लॉजिक दोनों को सेपरेट रखा। प्रेजेंटेशन हमने इस पेज पे दिया जिसका नाम क्या है, ASPX, और लॉजिक हमने दिया ASPX.CS पेज पे। ठीक है, ASPX यानी कि इसका जो दूसरा पार्ट होगा, ये इस पेज का, ये इस पेज का एक दूसरा पार्ट होगा जहाँ पे हम कोड लिखेंगे इसका। इस पर राइट क्लिक करोगे, व्यू कोड पे चले जाओ तो इसका एक दूसरा पार्ट खुलेगा, default.aspx.cs। CS मतलब, CS का मतलब शीशा, ASPX तो है ही, इस पेज का पार्ट है। इस पेज का वो सोर्स कोड का पार्ट है। तो वो उस पेज के अंदर में इसका कोड हम लिखेंगे जो कि कभी भी क्लाइंट के एंड पे नहीं जाए। तो ये हमारा सर्वर साइड का पेज हो गया। और ये हर एक पेज देखो आपके पास में, जो आप ये पेज है डिफ़ॉल्ट का पेज है, डिफ़ॉल्ट का पास ये वाला डिफ़ॉल्ट का पेज है, और यहाँ पे उसका पेज है, सर्वर साइड का पेज है। उसी तरह से देखो ये कॉन्टैक्ट का पेज है, ये क्लाइंट साइड पेज हो गया, और ये इसका सर्वर साइड का पेज हो गया। ये उसके नीचे जो पेज दिख रहा है वो डिज़ाइनर का पेज है, वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन होता है। ये अपने आप डिज़ाइन होगा, जैसे जैसे आपको इसमें ऑब्जेक्ट लेते चले जाओगे उसके हिसाब से इसमें कंट्रोल्स अपने आप ऐड होते चले जाएंगे। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये सारे पेजेस तो ऑलरेडी बने हुए थे, लेकिन अब मैं एक अपना पेज बनाना चाहता हूँ इसमें, खुद का मैं एक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज बनाना चाहता हूँ। ये कैसे बनाऊँगा मैं इसमें, उसको देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं सारे एप्लीकेशन जितने भी पेजेस आपके खुले हुए हैं, तो अगर आप इसको ऑल को बंद कर देंगे, क्लोज ऑल टैब्स, तो क्या होगा, रनिंग थोड़ा तुम्हारा फास्ट रहेगा। मैंने बंद कर दिया सारे। अभी मैं आपको क्या बनाने जा रहा हूँ, एक रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज हम बनाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं आपके प्रोजेक्ट में।
दो ऑप्शन है, या तो प्रोजेक्ट में जाके ऐड न्यू आइटम पे कर सकते हो, या तो आप सीधा सोल्यूशन में जाओ, जो सोल्यूशन आपका दिख रहा है इस पे सोल्यूशन पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे करो ऐड न्यू आइटम। यू हैव टू ऑप्शंस, ऐड न्यू आइटम, एग्जिस्टिंग आइटम नहीं, न्यू आइटम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यहीं से कर लेता हूँ मैं, चलो न्यू आइटम पे मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे क्या चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट और ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ कंट्रोल शिफ्ट से भी कर सकते हो, एक शॉर्ट की हो गया आपके पास। तो यहाँ पे आने के बाद वेब फॉर्म हो गया, वेब फॉर्म के पास मुझे वेब पे जाके वेब फॉर्म लेना है। अब वेब फॉर्म में लेना है, उसका नाम क्या है, क्या किस नाम से वेब फॉर्म लेना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन के नाम से, तो मैंने रजिस्टर के नाम से मैंने एक वेब फॉर्म ले लिया। रजिस्टर ही लिखोगे और वेब फॉर्म पे सेलेक्ट करोगे। ये मास्टर पेज है, अगर आपको मास्टर पेज बनाना बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा वो क्या चीज़ है। अभी फिलहाल वेब फॉर्म पे सेलेक्ट करके इसको ऐड पे क्लिक करोगे, इसी सॉल्यूशन के अंदर में वो वेब फॉर्म ऐड हो जाएगी। देखो रजिस्टर के नाम से एक वेब फॉर्म ऐड हो गया, उस रजिस्टर के अंदर वेब फॉर्म ऐड हो गया, उसका एक सोर्स, इसका एक सर्वर साइड का पेज भी आ गया और उसका एक डिज़ाइनर पेज भी आ गया। इसमें अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पेज ही है, इसका नाम फॉर्म 1 है। अब मैं इसको डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। देखना इसमें जब हम डिज़ाइन करेंगे तो इसमें भी इम्पैक्ट बनेगा इसका। इसमें तो हम कोड करेंगे खुद से और इसमें हम लोग डिज़ाइन करने जा रहे हैं। अब यहाँ ये HTML का कोड है। इसमें सबसे पहले वाली जो लाइन दिख रही है आपको, इसको कहते हैं पेज डायरेक्टिव। पेज का डायरेक्टिव है ये, जो कि 1% से स्टार्ट होता है। पेज का डायरेक्टिव में ये पता चलता है कि पेज पे लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई है, C#। इस पेज के अंदर में क्या ऑटो इवेंट वायर अप क्या ट्रू है या फॉल्स है, क्या इसमें इवेंट फायर हो सकता है। इवेंट मतलब क्लिक इवेंट, डबल क्लिक इवेंट, पेज लोड इवेंट, फायरेबल है कि नहीं है, यस है। उसके बाद है कोड बिहाइंड पेज, व्हाट इज द एक्चुअल कोड बिहाइंड दिस विंडो। उसका पेज का नाम क्या है, register.asp.cs। ये कह रहा है कि जो पेज के पीछे जो कोड है ना, उस पेज का कोड का नाम ये है। हमें तो कहीं ना कहीं से तो बताना पड़ेगा ना इस पेज को कि भैया इस पेज का नाम ये है। तो ये आपको सारी चीज़ें हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपने सेकंड वाले पेज का जो पीछे बैकग्राउंड में चलेगा, यानी कि CS वाला पेज, वो उसके बारे में आपका नाम बताता है कि ये पेज का नाम है। और ये जो पूरा एप्लीकेशन है वो किस में इनहेरिटेड है, तो वो इनहेरिटेड है आपका वेब एप्लीकेशन 38, जो एप्लीकेशन का नाम है .register क्लास के अंदर, यानी कि उस एप्लीकेशन के अंदर में, इस क्लास के अंदर में वो है, लिंक्ड है। का नाम हमारा register.aspx.cs है। एक पेज का नाम है रजिस्टर इज अ पेज नेम पेज, एक पेज है। हाँ। इसके दो पार्ट हैं। हाँ। रजिस्टर में एक ASPX पेज है जो कि क्लाइंट साइड पेज है। हाँ। और ASPX.CS पेज है जो कि सर्वर साइड पेज है। हाँ। ये दोनों का पार्ट एक ही पेज है जिसका नाम है रजिस्टर्ड। ये रजिस्टर से दोनों पेज ड्राइव होके आए हैं। तो ये आपको बता रहा है कि जो आपका पेज है ना, उस पेज के अंदर में आपका ये रजिस्टर का पेज है। एक मिनट मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हेलो, आ जाओ। तो इसमें क्या है कि तुम्हारे पास में जो ये पेज आएगा ना, इस पेज पे आप सोर्स का कोड लिखोगे पूरा बैकएंड का,
और इस पेज पे आप जो है पेज का डिज़ाइनिंग का एलिमेंट का पूरा लिख रहे हो, ठीक है। तो इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इस पेज को यहीं से डिज़ाइन कर सकते हो। अब इस पेज के दो पार्ट हैं, यानी क्लाइंट साइड पेज के दो पार्ट आप देता है। एक तो HTML का कोड पूरा, ये पूरा HTML का कोड है, जिसके अंदर में पूरा कोड जो है HTML के टैग के अंदर में HTML में 3 पार्ट होता है। एक तो हेड पार्ट होता है जहाँ पे हम उसको डिक्लेरेशन करते हैं, एक उसकी बॉडी होती है और उसके नीचे फूटर होता है, बॉडी के अंदर ही फूटर होता है। तो ये HTML के अंदर होता है। अब इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि इसको हमें नहीं बना पाऊँगा तो आप यहाँ पर डिज़ाइन में जाके इसको बना सकते हो। आपको लॉगिन का पेज बनाना है, बाद में आपको मैं CSS वगैरह के बारे में भी बताऊंगा कैसे कैसे हम लोग कोई अच्छा पेज, कोई HTML का कोई थीम बना हुआ है उसको हम इसमें कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे बॉडी के अंदर ये आ रहा है आपका पूरा का पूरा जो पेज होता है ना, वो डिव के अंदर में या पैनल के अंदर में या फिर टेबल में डिवाइडेड होता है। तो अगर आप सोचोगे यहाँ पे मैं कोई बटन यहाँ पे ले लूँ फिर एक यहाँ पे बटन ले लूँ तो आप नहीं ले सकते यहाँ पे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पूरे पेज को ना एक टेबल के अंदर में डिवाइड करना होगा या डिवीज़न में डिवाइड करना होगा। अब जैसे मान लो यहाँ ये टूल्स हैं, ये सारे टूल्स हैं आपके, इसको मैंने फिक्स कर दिया है यहाँ पे। चाहो तो ऑटो कर सकते हो या तो आप इसको फिक्स कर सकते हो, जैसे मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब मैं चाहूँ कि एक यहाँ पे ये स्टैंडर्ड के अंदर बेसिकली आपको सारे ऑब्जेक्ट अभी मिलेंगे। ये बटन मैं चाहता हूँ एक बटन मैं यहाँ पे ले लूँ, बटन को मैं यहाँ बीच में रखना चाहता हूँ, तो मैं बटन को यहाँ से ड्रैग करके चाहूँ तो यहाँ ले सकता हूँ। और मैं सोचूंगा कि यहाँ पे इस बटन को ले लूँ या इस जगह पे ले लूँ या इस जगह पे ले लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ रखूँगा तो देखो ये कहाँ चला जाएगा, वो स्क्रॉल होके कोने पे चला जाएगा। जो भी आप ऑब्जेक्ट लोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका जो पोजीशन है ना, उसका पोजीशन उसका स्टार्टअप में बिल्कुल कोने पे चला जाएगा। तो आप इस तरह से इस पेज को नहीं बना सकते। अब देखो यहाँ पे अगर आप उसका सोर्स में जाओगे HTML में, तो देखो आपके फॉर्म के अंदर में डिव के अंदर में एक बटन का कोड दिख रहा है आपको, लेकिन बटन की पोजीशन मेरे पास सही नहीं है, ये रिलेटिव पोजीशन है। तो रिलेटिव पोजीशन के अंदर में अब रिलेटिव पोजीशन में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको डिलीट कर दिया हमने। यहाँ पे इस डिव के अंदर मैं एक टेबल ले लेता हूँ। एक टेबल, जब मेरी रिक्वायरमेंट है कि एक रजिस्ट्रेशन बनाना है फॉर्म, जिसमें चाहता हूँ ऊपर में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, नीचे में ईमेल ID, नेम, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर ऐसे लिखा हुआ, और सबके टेक्स्ट बॉक्सेस हो, नीचे बटन हो। तो उस हिसाब से मेरी जो रिक्वायरमेंट है 1 2 3 4 5 6 रो की रिक्वायरमेंट है और 2 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे 6 रोज़ चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, तो मैं टेबल में जाके यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 6 रोज़ एंड 7 ले लिया मैंने और 2 कॉलम्स करके मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे 6 रोज़ एंड 2 कॉलम्स मेरे पास आ गए। मैंने टेबल को सिलेक्ट किया और उसको टेबल को अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया साइज़ को, और इसको मैंने अलाइनमेंट में जाके इसको कर दी सेंटर में। सेंटर में आ गया। अब हमारी चीज़ें मेरे को जहाँ पे रखूँगा, जिस एरिया में रखूँगा वहाँ रख सकता हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो मैंने यहाँ पे जाके ना फर्स्ट वाले पे जाके कर्सर का पॉइंटर लेफ्ट किया और एंटर कर दिया। जो मैं ये कर रहा हूँ इसके लिए BR होता है, ब्रेक रो को ब्रेक करना। तो देखो रो 2 बार ब्रेक हुआ, तो यहाँ इसके सोर्स में अगर जाओगे तो सोर्स में देखो ये कोडिंग होती चली आ रही है। आप चाहो तो दोनों को एक साथ इकट्ठे कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा इस तरह से दिखेगा। स्प्लिट कर दिया, दोनों को दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि दोनों रो को सेलेक्ट करके पूरा जो रो है ना, इस को सेलेक्ट करके एक कॉलम बना दूँ। तो मैं यहाँ पे इसको जाऊँगा, मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद मैं जो टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ वो सेंटर में चाहता हूँ, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया सेंटर। देखो जो मैं कर रहा हूँ ऊपर इसकी कोडिंग होती चली जा रही है। क्या आ रहा है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। आप इसको पढ़ के देख के ये भी समझ सकते हो HTML की कोडिंग हो क्या रही है और किसकी क्या है, ये भी आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। भाई पढ़ना तो बुराई है नहीं, है ना। रजिस्टर यूज़र मैंने यहाँ पे लिख दिया रजिस्टर यूज़र। अब मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करके उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको कर दिया बोल्ड करते ही स्ट्रॉन्ग आ गया इसके अंदर में। बोल्ड का मतलब स्ट्रॉन्ग। फिर मैंने इसका साइज़ चेंज करना है, यहाँ पे मैंने साइज़ कर दिया इसका 24 कर दिया। 24 के लिए इसमें ऑटो साइज, इसका साइज़ का ऐड हो गया। इसका 4 कलर मुझे चेंज करना है, जो भी किया सबका कलर अलाइनमेंट सब कुछ ऊपर उसका टेक्स्ट फाइल बन गया, कलर के लिए बन गया। ये कलर का कोड होता है। ये एक्स लार्ज का एक फॉन्ट बना दिया उसने, ऊपर में CSS फाइल बना दी, अपना कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना है ईमेल ID, दूसरा नेम,
तीसरा मोबाइल नंबर, एंड मोबाइल नंबर के बाद था तुम्हारा पासवर्ड, पासवर्ड के बाद डेट ऑफ बर्थ। ये कॉलम आपने बनाया। अब इस कॉलम के बाद एंटर कराने के लिए उसका चाहिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ईमेल आईडी के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कॉलम के अंदर में मैं टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 फॉर ईमेल, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 4, टेक्स्ट बॉक्स 5, है ना। अब मैं चाहता हूँ उसके मेल फीमेल के लिए भी चाहिए, तो एक और एक इंसर्ट करते हैं रो विलो। यहाँ मैं लेता हूँ मेल जेंडर, ठीक है, यहाँ ये मैंने लिख दिया जेंडर। अब जेंडर के लिए मैं यहाँ पे रेडियो बटन ले लेता हूँ, मेल फीमेल के लिए रेडियो बटन लेता हूँ। रेडियो बटन यहाँ पे देखो मिल जाएगा आपको, ये रहा चेक बॉक्स, रेडियो बटन के नाम से भी होगा, ये रहा रेडियो बटन। 2 रेडियो बटन मैंने ले लिया, एक रेडियो बटन मेल के लिए, दूसरा फीमेल के लिए, राइट। और यहाँ पे फाइनली मैंने एक ऐड का बटन ले लिया। अब ये मैंने डिजाइनिंग कर ली। अब मैं चाहता हूँ इन टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज करना। टेक्स्ट बॉक्स का नाम अभी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 है, तो मुझे इसका नाम स्टैटिक रखना है अकॉर्डिंग टू द जो आपके सामने है। अब जैसे ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ईमेल आईडी से रिलेटेड होना चाहिए ना, ईमेल आईडी से रिलेटेड होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, txt ईमेल आईडी कर दूंगा, यहाँ पे इसका रख देंगे txt ईमेल आईडी। ध्यान रखना कभी भी इसके बीच में स्पेस नहीं होगा, आपने स्पेस दे दिया तो वो गलत हो गया। एक सिंगल होल स्ट्रिंग होना चाहिए, या तो इसके बीच में अंडरस्कोर लगा दो चलेगा, या एक साथ लिख लो। उसी तरह से आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे राइट सेलेक्ट करो, जो आपको सहूलियत लगे। यहाँ पे राइट क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टी में जाओ और यहाँ पे आईडी आ जाएगी, आईडी में जाके चेंज कर दो txt नेम, ठीक है। आपको जो इजी लगता है उसमें कर सकते हो काम, ठीक है। तीसरा है इस टेक्स्ट बॉक्स में करना है, इसका है txt मोबाइल, txt mob, जो भी शॉर्ट फॉर्म रख सकते हो आप रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या है वो, किसके लिए है वो। ये पासवर्ड के लिए है तो pwd कर दिया पासवर्ड। पासवर्ड के बाद था तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, तो txt dob कर देते हैं, dob डेट ऑफ बर्थ। अब रेडियो बटन है, अब रेडियो बटन में हम क्या करते हैं, रेडियो बटन में इसके टेक्स्ट में टेक्स्ट लिखना पड़ेगा हमें, है ना, इसका टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट के अंदर में इसका रेडियो बटन 1 है 2 है, तो इसका मैं टेक्स्ट में मेल और फीमेल कर देता हूँ। इसको आप लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, इसकी प्रॉपर्टी में जाओ और इसके टेक्स्ट को एंटर कर लो। यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आ रहा था, टेक्स्ट लिखना पड़ता, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। मैं कर देता हूँ पहले वाले को मेल और दूसरे वाले को फीमेल। अब क्या होगा कि रन टाइम पे ये दोनों में से दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। रन टाइम पे क्या होगा, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो गलत है, तो दोनों में से एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, या तो मेल या फीमेल। तो अब हमें क्या करना होगा, हर एक इसको सिलेक्ट करके ना इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे। प्रॉपर्टी में जाके ना यहाँ पे एक होगा ग्रुप नेम, इसमें होगा एक ग्रुप नेम, दिख रहा है ग्रुप नेम। ग्रुप नेम के अंदर में दोनों में सेम वर्ड डाल दो। जैसे जेंडर के लिए है ना ये, तो यहाँ पे लिख दो जेंडर, ठीक है। और इसी को कॉपी करके सेकंड वाले को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में जाके उसको भी सेम में ग्रुप नेम कर दो जेंडर। अभी दोनों का ग्रुप एक हो गया जेंडर, तो इन दोनों में से एक ही सिलेक्ट होगा, आइदर ये और वे, ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाओ बटन पे। बटन पे प्रॉपर्टीज में जाओ, बटन की प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, यहाँ पे बटन की प्रॉपर्टी में इसको हम लिखते हैं सबमिट। सबमिट का मतलब हम डेटाबेस में सबमिट कर रहे हैं, और आईडी में हम लिख देते हैं BTN, मतलब बटन। किसका बटन, सबमिट का, तो सबमिट। ये आपने एक पेज डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अब इस पेज को हमने डिज़ाइन कर लिया, अब इसको रन करा के देखना चाहते हैं। तो ये इस पेज में, इसमें यहाँ पे तो बहुत सारे पेजेस हैं, इसमें से मैं किसी पेज को, अब मैं आपको बताऊँ, इसमें हमने सोर्स में तो अभी कोई कोड नहीं किया। मैंने आपको बताया था डिज़ाइनर में अपने आप कोड होता है। देखो जितने भी मैंने कंट्रोल्स लिए सबका ना अपना एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनता चला गया। txt ईमेल आईडी का, txt नेम का, मोबाइल का, पासवर्ड का, सबका, और ये अपने आप बना।
जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसका एक प्रोटेक्टेड लेबल पे ग्लोबल इनिशियलाइजेशन यहाँ पे होती चली जाएगी अपने आप। तो इस पेज से आपका कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप जनरेट होगा, इससे आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पेज पे आइए। रजिस्ट्रेशन पेज पे देखिए, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। अब इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको इस पेज को। तो इस पर आपने राइटली किया, किस पेज पे, रजिस्ट्रेशन पेज पे राइटली किया और सेट एज स्टार्ट पेज कर दिया, सेट एज स्टार्ट पेज। तो ये आपका ब्राउज़र में जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वहाँ पे आपका ये एग्जीक्यूट करेगा। और जो मैंने आपको बताई अभी उसमें वो सारा कुछ उसमें मेल फीमेल वाला आएगा। तो ऐसे करके आपको 3 पेजेस बनाने हैं। एक रजिस्ट्रेशन का हो गया, एक लॉगिन का, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करेगा यूज़र, लॉगिन के बाद फॉरगेट पासवर्ड का। 3 पेजेस खुद से बनाने हैं और आपस में लिंक भी करना है। अब जैसे यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन मैं डाल सकता हूँ, है ना। फिर मैं इसके बाद तुम्हें बताऊँगा वो करना वैलिडेशंस, ये बना लोगे तो। अब यहाँ पे देखो, या तो मेल सेलेक्ट होगा या फीमेल सेलेक्ट होगा। अगर तुमने मेल फीमेल का वो नहीं किया करोगे, जो मैंने अभी ग्रुप नेम किया था, तो इन दोनों में दोनों सेलेक्ट होता। अभी मैंने सबमिट की कोई कोडिंग नहीं करी है, तभी कुछ नहीं होगा, ब्लैंक है। अब लिंकिंग भी बता देता हूँ। जैसे मैं इस पेज पे मैं क्लिक करूँ, एक लिंक पे क्लिक करूँ तो वो दूसरा पेज खुल जाए। जैसे रजिस्ट्रेशन के बाद मैं लॉगिन पेज खोलना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो कैसे होगा। तो इसको बंद किया। लिंक करने के लिए तुम्हें लिंक बटन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इस तरह से लिंक बटन मिल जाता तुम्हें, ये वाला लिंक बटन। इस पर डबल क्लिक करोगे, सॉरी इमेज बटन ले लिया मैंने, यहाँ पे लिंक बटन के नाम से होगा, हाँ ये। अब इसको लिंक में से किससे करना है, लॉगिन से लिंक करना है। तो इसकी प्रॉपर्टी में जाओ और इसके टेक्स्ट में क्या कर दो, जैसे इसके टेक्स्ट में कर दो लॉगिन। लॉगिन क्या, ये अगर लॉगिन करना चाहते हो, अगर लॉगिन करना चाहते हो उसकी प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे देखो पोस्ट बैक यूआरएल दिख रहा है, उस पे जाके उस पेज का नाम कॉल कर दो जिसको तुम्हें कॉल करना है। और CS पेज को नहीं करना है, ASPX पेज को करना है। यानी सपोज कर लो इसके क्लिक पे मैं चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट वाला पेज खुल जाए, तो डिफ़ॉल्ट वाले का नाम क्या है, default.aspx। इसको मैं अभी मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, तुम्हें वैसे करके दिखाना है मुझे। अब रन करेंगे तो जैसे ही मैं लिंक बटन पे क्लिक करूँगा, कौन सा, लॉगिन पे, तो वो डिफ़ॉल्ट वाला पेज खुल जाएगा। तो तुम्हें अब असाइनमेंट जो तुम्हें मुझे बना के दिखाना है, एक तो बनाना है लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और फॉरगेट पासवर्ड। मैं अभी तुम्हें कॉलम का नाम दे देता हूँ। तीनों पेजों को बना के आपस में लिंक करना है इस तरह से। जैसे ये पेज खुल गया, ये पेज बना लिया। अब जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरा लॉगिन का पेज खुलना चाहिए। अभी तो फिलहाल रजिस्ट्रेशन का पेज वो खुलेगा डिफ़ॉल्ट वाला, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाला लिखा है। लिंकिंग ऐसे होगी पोस्ट बैक यूआरएल के थ्रू, 3 अलग अलग पेज बना के आपको आपस में लिंक करने, हो जाएगा। रिपोर्टिंग भेजना सर। हाँ, मैं रिपोर्टिंग अभी आपको दे रहा हूँ, आपको आप ही के लिए बनाई है मैंने ये। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो वाला पेज खुल जाएगा कि 3 पेजेस आपको पहले बनाने हैं और आपस में तीनों को लिंक करना है। यानी फॉरगेट वाले पासवर्ड से रजिस्ट्रेशन यूज़र कर पाए, फॉरगेट वाले से लॉगिन कर पाए, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे 2 लिंक होने चाहिए, लॉगिन का और फॉरगेट का। अगर मान लो फॉरगेट पासवर्ड करना चाहता है तो यहीं से कर सकता है, और लॉगिन पे रजिस्ट्रेशन का और फॉरगेट का भी होना चाहिए, यानी तीनों पे तीनों का होना चाहिए। मैं बता देता हूँ तुम्हें अभी पेज पे, उसके बाद करके दिखाना।